अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर से, और चैप्टर का नाम अभी हमारे पास चैप्टर सेकंड, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। तो बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of chemical components and chemical processes in living organism। यानी कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर होने वाले जो तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करती है। अब हमें बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लिविंग सिस्टम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको समझे बगैर हम एनाटमी, फिजियोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल भी समझ नहीं सकते, क्योंकि जानदारों के अंदर होने वाले प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस की ही फॉर्म्स हैं। तो इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हुए हम कुछ टर्म्स जो हैं सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आ जाती है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आमतौर पर इकट्ठे होते हैं उसको आप नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और जिनमें ये दोनों इकट्ठे नहीं होते आप उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अगर हम मिसाल देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे मिसाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में वो तमाम केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते उनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। मसलन आपकी बॉडी के अंदर वाटर होता है, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म्स हैं। तो हमारी बॉडी जो है, बल्कि लिविंग सिस्टम की जितनी भी बॉडीज़ हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल और एक मेम्ब्रेन सेल को कंपेयर किया गया है उसके केमिकल कंपोनेंट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास यहाँ वाटर है जो कि बैक्टीरियल सेल 70% और मेम्ब्रेन सेल 17% वाटर पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन्स के हवाले से देखें तो 15% है बैक्टीरियल सेल में और मेम्ब्रेन में थोड़ी सी ज़्यादा है 18%। कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से देखें तो बैक्टीरियल सेल में 3% है और मेम्ब्रेन सेल में 4% है। लिपिड्स के हवाले से देखें तो बैक्टीरियल सेल में 2% है, मेम्ब्रेन सेल में 3% है। इस तरह डीएनए 1% है और मेम्ब्रेन सेल में 0.25% है। आरएनए हमारे पास बैक्टीरियल सेल में 6% है और मेम्ब्रेन सेल में 1.1% है। और इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स हैं, और वो हमारे पास बैक्टीरियल सेल में 2% है और मेम्ब्रेन सेल में भी सेम है, और इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह हमारे पास दोनों में भी सेम है। तो ये एक बेसिक पिक्चर है जो एक्सप्लेन कर रही है कि दोनों लिविंग सिस्टम में कौन कौन सा जो केमिकल कंपोनेंट है वो कितने परसेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह इसमें से दिए जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको उनके बारे में हम अगर कलेक्टिवली बात करें तो उसको हम मेटाबॉलिज्म के अंदर समराइज करेंगे। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल, एक लिविंग सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ये आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन या जिसको एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, ये होते हैं ऐसे रिएक्शन जो कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। कंस्ट्रक्टिव नेचर से मुराद कि इसके अंदर आमतौर पर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल्स मिल के कुछ बड़ा केमिकल बना रहे हैं या कुछ हैवी मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। मसलन ग्लूकोज को अगर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निस्बतन ग्लाइकोजन के कम है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ग्लाइकोजन बना रहे हैं सॉरी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको हम नाम देंगे एनाबॉलिक रिएक्शन का।
तो इसके अलावा अगर आप देखें कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन इसके ऑपोजिट है, ये डिस्ट्रक्टिव भी इसको कहते हैं। तो इसकी मिसाल है ग्लाइकोलाइसिस। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट होकर छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मसलन ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, आपका स्टार्च या जो बड़े मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट के, ग्लाइकोजन, वो उसकी ब्रेक डाउन होकर वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है कि आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आपने छोटी मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बॉन्ड्स बनाने हैं, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। आपने एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव है, इसको भी थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस पर थोड़ी सी एनर्जी अपनी एक्सपेंड करते हैं, लेकिन जब आपका ये रिएक्शन होता है कैटाबॉलिक, तो इसके रिजल्ट में बहुत सारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपके लिविंग सिस्टम्स की बॉडी में ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो हर वक्त होते रहते हैं। कैटाबॉलिक भी चलते रहते हैं, एनाबॉलिक भी चलते रहते हैं, हर वक्त इसकी ज़रूरत होती है। तो आमतौर पर आप देखें कि जिस तरह आपके बॉडी के अंदर इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हो रही है, प्रोटीन्स की हो रही है, लिपिड्स की हो रही है, तो उस दौरान आपको सम टाइम कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं तो सम टाइम एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो लिविंग सिस्टम को इन दोनों चीज़ों की हर वक्त ज़रूरत होती है। अगर ये आपकी बॉडी में ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो इसका दूसरा नाम है कि आपकी लाइफ ही है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और इसमें नेक्स्ट टर्म आ जाती है जी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हमारे पास हमें कोवेलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा होना चाहिए। आपने केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत अच्छा नॉलेज लिया हुआ है। तो एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड कर देते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आयोनिक भी होते हैं, मेटालिक भी होते हैं, कोवेलेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ऐसा आपका बॉन्ड जिसके अंदर जो दो एलिमेंट्स हैं, जो दो आपके एटम्स हैं, वो आपस में इस तरह से कंबाइन हो कि इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करें। तो इसकी एक सादा सी मिसाल ली जा सकती है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये आपस में मिल के हो रहे हैं। यहाँ पर अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि इनको आपस में मिलना ही है। देखिए जी, हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है उसके पास एक ही शेल होता है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एट ए टाइम आकर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं और इस रिजल्ट में दोनों के जो शेल हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरह से जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे इसको। हमने थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो है और इस तरह आगे उसको चैप्टर को आगे स्टडी इसकी कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।